नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज कुमार सिंह, पंकज सिंह ट्रैवल्स पटना बोल रहा हूँ। आज 16 जनवरी 2025 का डेट है, दिनांक 16 जनवरी 2025। मैं 19 दिसंबर 2024 को दार्जिलिंग से कालिम्पोंग गया था और दार्जिलिंग के 3 दिन के ठहराव के बाद एक दिन के लिए कालिम्पोंग के लिए प्रस्थान कर गया था 19 दिसंबर को। ये गाड़ी के ऑनर ड्राइवर के साथ हम लोग को 3200 रुपया में ये तय हुआ और दार्जिलिंग से कालिम्पोंग की दूरी 70 किलोमीटर की है, जिसमें रास्ता में इको पार्क लामाहाटा में जो स्थित है वहाँ रुकना था। एक लव स्टोरी जो है, कहने को लवर पॉइंट्स कहते हैं, वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ बगल में एक मंदिर है और नदी का बहाव है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। पूरा वन क्षेत्र, वृक्षों से भरा हुआ क्षेत्र है। तो हम लोग जाते हुए कालिम्पोंग से सवेर में 7 बजे के लगभग हम लोग वहाँ से प्रस्थान कर गए कालिम्पोंग के लिए। और रास्ता में इको पार्क है, लामाहटन रोड पर ही के किनारे अवस्थित है। वहाँ पर ये जो इको पार्क है काफ़ी ही सुंदर और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। ऐसे तो पूरा यह क्षेत्र पहाड़ पर ही बसा हुआ है। वहाँ पर पाइन ट्री है, काफ़ी 400-500 फीट के ऊंचाई पर, एकदम सीधा है, एकदम स्ट्रेट, कोई भी उसमें ब्रांच शाखा नहीं है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। एकदम जैसे लगता है कि सीधा लाइन खींचा हुआ है। तो उसका हम लोग देखे भी, वीडियो भी लिए और चैनल में डाल चुके हैं। उससे अवलोकन किया जा सकता है, देखा जा सकता है। उसके बाद वहाँ पर जो पार्क के अंदर भिन्न भिन्न जो नर्सरी है, वहाँ पर भिन्न भिन्न वैरायटी का जो फूल है, पौधे हैं, वो कुछ मैंने शो प्लांट ऐसा देखने को मिला कि इसके पूर्व हमने बहुत सा जीवन में देखे। जहाँ जाते हैं कुछ ऐसा चीज़ मिल जाता है जो लगा कि जो है इसके पहले पूर्व में अपने जीवन में कभी नहीं देखे। तो उसका भी आनंद उठाए हम लोग घूमते घूमते। एक लेक था जो कि नीचे से ऊपर करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित था, लेकिन हम लोग 500 मीटर आगे बढ़ने के बाद फिर वापस लौटने का विचार किए हम लोग। जब लौटा जा चुकी कालिम्पोंग एक ही दिन का कार्यक्रम था, इसलिए हम लोग वापस घूमते हुए नीचे आगे इको पार्क को घूमते हुए नीचे पहुंच गए और गाड़ी से फिर हम लोग आगे बढ़े। वहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर उसी जिस तरह से इको पार्क रोड के किनारे था, उसी तरह से लवर पॉइंट जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर देखने को मिला। वहाँ पर इस तरह से कोई एक्टिविटी नहीं था जिसको कहें कि हम लवर पॉइंट उस पॉइंट पर अवस्थित है। बगल में, उस पॉइंट के बगल में जो है मंदिर है और मंदिर के नीचे चारों दिशा में जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ वन क्षेत्र रहा और नीचे नदी का बहाव
देखने को मिला। वहाँ पर भी हम लोग कुछ देर ठहराव होने के बाद, रुकने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़े ही थे कालिम्पोंग की तरफ, तो उस क्षेत्र में जो है ऑरेंज नारंगी का फसल बहुतायत में हुआ है। तो उस समय हम लोग देखे कि एक किसान जो है साइकिल पर ऑरेंज बाज़ार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। तो हम लोग भी गाड़ी रुकने के लिए, जो वाहन मालिक या ड्राइवर जो थे उनको हम लोग रिक्वेस्ट किए कि रोकिए, थोड़ा सा हम लोग ऑरेंज लेते हैं। तो ऑरेंज तो काफ़ी मैंने ताज़गी से भरा हुआ था, पूरा एकदम चमक रहा था। वो हम लोग 100 रुपया में, वहाँ वजन से नहीं मिलता, गिनती से मिलता है। तो हम लोग 100 रुपया का एक दर्जन जो है नारंगी लिए, और खाने से ऐसा लगा कि क्या हो, मैंने काफ़ी उसमें ये रस से भरा हुआ था, एकदम ताजगी देखने को मिला। तो वो जो है हम लोग वहाँ पर रुक के 2-2 संतरा खाया, फिर बचे हुए संतरे को हम लोग गाड़ी में ही रख लिए, आगे बढ़ते हुए खाते चले। और फिर वैसे बढ़ते बढ़ते हम लोग कालिम्पोंग के एरिया में घुस गए। कालिम्पोंग के शहर में पहुंचने से काफ़ी जाम का सामना करना पड़ा बहुत। तो होटल भी तलाश में करीबन आधा घंटा पौन घंटा लग गया। तो होते होते 2 बज गया लगभग। तो उसके बाद जिस होटल में हम लोग ठहरे थे, उस होटल के ऑनर हम लोग के लिए एक गाड़ी अथी कर दिए, बातचीत करके एक रिजर्व किए हम लोग घूमने का। शेष जो समय बचा हुआ तो उसमें फिर वो गाड़ी जो है 1800 रुपया में हम लोग को, जो शेष समय था उसको घुमाने के लिए, उसमें सहमति बना के 1800 रुपया में हम लोग घुमा देंगे। तो हम लोग गाड़ी पर बैठ गए और सबसे पहले हम लोग गए मंगल धाम। वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर था, और चारों तरफ तो वो इलाका ही हरियाली है। ये यहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है, ठीक आपको शिमला में भी हनुमान जी का मंदिर ऊंचाई पर, उसी तरह ये भी, हालांकि वो तो बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई पर है, लेकिन इससे कम है, मूर्ति एक समान ही लगा। फिर हम लोग यहाँ पर बुद्धा जी का पास में ही बुद्धा टेम्पल था, और उस कहा जाता है कि उस टेम्पल में 2 रूप रहता है। एक भगवान बुद्ध का और शिव का, दोनों का वहाँ पर मिलन है, ये बताया गया। वहाँ से हम लोग निकलने के बाद एक आज़ादी के पहले से सर ग्राहम स्कूल हम लोग गए। वो सर ग्राहम स्कूल पूर्व में जब इसका स्थापना किया गया था, तो अनाथ बच्चों के लिए ये स्कूल स्थापित किया गया था। वहाँ पर वो जो है काफ़ी विशाल विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, और अब भी जो है मैंने अच्छे ढंग से, आज़ादी के बाद भी ये स्कूल अच्छे ढंग से चल रहा है। लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ पर डोनेट करते हैं, और ये स्कूल एकदम छोटे बच्चे से लेकर, लगता है कि 3 साल के बच्चे से लेके आगे तक का जो है, निश्चित तौर पर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन +2 तक बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ पर हम लोग घूमे, चूँकि छुट्टी का बड़ा दिन के अवकाश के समय था, इसलिए जो हम लोग वहाँ पर गए तो काफ़ी शांत माहौल था। स्कूल में हम लोग चारों दिशा पर घूमते घूमते 2 लोग मिले जो कलकत्ता में अभी इस आसनसोल में वो लोग रहते थे। तो वो लोग बोले कि जो है
हम लोग यही इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे और उनसे हम लोग जानकारी लिए कि जो है अब जो है सिर्फ अनाथ बच्चा ही नहीं, माने कहीं के भी बच्चे पेड भी फी भी देने वाले लोग आते हैं, पढ़ते हैं और जो है हर स्टेट से और भी दूसरे देश से भी बच्चे लोग यहाँ अध्ययन करने आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग घूमने उमने के बाद जो देखे और उसका भी हम लोग सर ग्राहम स्कूल के नाम से एक वीडियो डाले हैं, वो भी देख सकते हैं। फिर हम लोग चले आए वहाँ पर पाइन व्यू जो है एक जगह है, वो वहाँ उसके उस प्रांगण के अंदर पाइन व्यू होम स्टे भी है। वो उस पॉइंट में चूँकि विलम्ब हो रहा था, उसके पहले हम लोग डोलो डेलो गए। डेलो में एक वो भी एक पॉइंट है जो कि पार्क के रूप में है और उसके पहले वहीं पर डेलो में पैराग्लाइडिंग कराया जाता है। तो वहाँ पर पहले तो एक दो थे, अब तो बहुत संख्या में पैराग्लाइडिंग का जो ये जो है कराने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा पॉइंट है। और वहाँ से किसी जगह एक जगह से आप को फीस चुका करके आप पैराग्लाइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। वहाँ पर फ़ी है प्रति व्यक्ति पैराग्लाइडिंग का 3500 रुपया है। तो हम तो नहीं गए, लेकिन हमारे मित्र जो है पैराग्लाइडिंग के लिए राज़ी हो गए और वो पैराग्लाइडिंग लगभग आधे घंटे का वो पैराग्लाइडिंग का, और पैराग्लाइडिंग कराने के बाद जो है उनको एक प्रमाण पत्र दिया गया कि आप सफलतापूर्वक इस कार्य को निर्वहन कर लिए, मैंने पैराग्लाइडिंग का आनंद उठा लिए। तो ये है। जब फिर हम लोग वहाँ पर घूमते हुए गाड़ी से फिर वापस आ गए और इको पार्क जो मैंने यहाँ पर पाइन व्यू जो है कैक्टस सेंटर कहिए उसको, एक तरह से बहुत ही बढ़िया जगह है। वहाँ पर हम लोग जब पहुँचे टिकट वगैरह लेके, क्योंकि बंद होने का समय हो गया था लगभग 5 बजे के आसपास, तो उनके ओनर जो है निकोलस जी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। हम लोग बोले कि हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। तो वो हम लोग टिकट लेके अंदर प्रांगण में गए और कैक्टस का जो देखे तो बहुत माने अजूबा अद्भुत लगा कि हम लोग तो छोटा छोटा कैक्टस देखे, वहाँ पर छोटा से लेके बड़ा तक का कैक्टस और नर्सरी भी देखे। नर्सरी तो इतना विशाल था कि क्या कहें। वो फिर एक बार वहाँ से निमंत्रण मिला कि आप आइए इस पाइन व्यू को देखिए, नर्सरी को देखिए, है ना। तो हमने भी प्रॉमिस किया है कि जो है मार्च अप्रैल में एक बार वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। तो वहाँ पर घूमते हुए हम लोग देखे कि सच में पहाड़ पर इतना सुंदर सा जो दृश्य देखने को मिला। कंचनजंगा का भिन्न भिन्न पॉइंट से जो है अवलोकन करने का मौका मिला। वहाँ से भी हमने जो है पूरा वीडियो बनाया और इस जगह को पाइन व्यू पॉइंट के नाम से वीडियो बनाए और डाले। फिर जो है वहाँ पर कॉफ़ी का होम स्टे है, पाइन व्यू होम स्टे। वो वहाँ पर जो चार्ज है लगभग 1200 के आसपास, 1000-1200 के आसपास प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से है। उसमें ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच शायद सभी है और चाय भी आपको उसमें इंक्लूड है। इस पॉइंट व्यू में जब वहाँ पर ठहराव करते हैं जो भी व्यक्ति, उनको आने जाने के लिए किसी तरह का रुकावट नहीं है। जब भी आए जाए उनके लिए कोई टिकट का प्रावधान नहीं है, उस टिकट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। हम तो कहेंगे कि वहाँ पर जब भी कालिम्पोंग जाए और तो उस जगह पाइन व्यू
होम स्टे में अवश्य ठहरें। निकोलस जी बहुत सी सज्जन व्यक्ति हैं और मिलनसार व्यक्ति हैं। उनके जो इस संबंध में जो भी जानकारी है, आपको उनसे मिलने की काफ़ी संभावना है और उनको नॉलेज भी अध्ययन किए हुए हैं। ये उनका सेकंड जनरेशन है। पहले जनरेशन में उनके पिताजी कैक्टस का ये सेंटर बनाए थे, जिसका नाम दिया पाइन व्यू। हम लोग भी उस क्षेत्र का अच्छा खासा जो देखने को मिला, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है और हमारी उनसे बातचीत भी हुई निकोलस जी से, तो वो भी हमको कुछ जानकारी दिए। उसका वीडियो में उनसे बातचीत जो हुई है, उसमें वीडियो में शामिल है। फिर हम लोग घूमते फिरते वहाँ से निकल पड़े और जब रास्ता में हम लोग निकले तो हमारे जो ड्राइवर थे वो कालिम्पोंग में के, तो वो बोले कि हाँ सर, एक ग्रीन आर्ट गैलरी है। एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और रिटायरमेंट के बाद 2023 में ग्रीन आर्ट गैलरी का स्थापना की। बिल्कुल रोड के किनारे थे, तो हम लोग उतर कर उस गैलरी को देखने गए। तो सचमुच में हम कभी सोच नहीं सकते थे कि जो सेवानिवृत्त व्यक्ति जो है, इस तरह के उनके उंगलियों में इस तरह का हुनर है जो पेंटिंग को दर्शाता है और पूरा नेचुरल ब्यूटी को जो वहाँ पर हम देखें कि जो है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का फोटो, महिला पीठ पर बच्चे को लिए हुए उसका फोटो, लोकल कंचनजंगा का फोटो, हॉर्सेस का फोटो, ये सब जो है। फिर नॉर्थ ईस्ट में जो किचन होता है, वो महिलाएं किस तरह से खाना बनाती हैं, किचन का स्वरूप किस तरह से होता है, उसके बारे में उस फोटो के माध्यम से बताने का कोशिश किया गया। कोई भी इंसान युवावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में किस रूप, कौन कौन सा रूप होता है, उस चीज़ को अपने पेंटिंग के सहारे प्रदर्शित करने का कोशिश करी। ये जो सज्जन सेवानिवृत्त जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो उनका नाम चूड़ामणि लाबुर है। उनसे भी हमारे उस समय तो वहाँ पर तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बाद में हमने उनसे 2-3 बार बातचीत की, काफ़ी अच्छे थे। फिर हम मिलने का उनसे वादा किए। तो ये तो उनका ये योगदान। दूसरा यह है कि जो बच्चे लोग हैं जो पेंटिंग से को सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने इसके लिए एक स्कूल का स्थापना किया। हालांकि स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम अगले बार जब भी वहाँ पर जाएंगे तो उस स्कूल में ज़रूर विजिट करेंगे। अब 19 तारीख को तो हम लोग पूरा घूमे और वहाँ से फिर हम लोग तो वेजिटेरियन शाकाहारी भोजन करने वाले। शाम में आए तो पता चला कि एक वेज होटल है उसी मार्केट में, अंजलि रेस्टोरेंट है वेजिटेरियन, जो कि हम लोग वहाँ पर गए और काफ़ी स्वादिष्ट भोजन वहाँ पर खाने को मिला। और वहाँ पर एक लगा कि हाँ, ये एक अंजलि होटल है जो कि वेजिटेरियन के लिए काफ़ी अच्छा केंद्र है। वहाँ से फिर हम लोग खाना खाने के बाद होटल में आ गए और रात में सो गए। सवेरे उठे और सारा चीज़ जानकारी ले लिए थे कि कैसे हम लोग को फिर न्यू जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी कैसे हम लोग जाएंगे। तो बगल में स्टैंड है, कैब का स्टैंड है, तो वहाँ पर सुमो वगैरह जो है जाते, जस्ट 2 मिनट का रास्ते होटल से हम लोग उतरे और सीधे उस जगह पे हम लोग कैब सेंटर पर सुमो जहाँ लगती है शेयरिंग का, वहाँ पर हम लोग चले गए। तो हम लोग को
₹300 प्रति व्यक्ति लगा। बीच में हम लोग बैठे थे। उसके बाद जब हम लोग वहाँ गए तो सिलीगुड़ी करीबन चूँकि 7 बजे के आसपास खुल गई थी सुमो, तो 3 घंटा लगभग लगा न्यू जलपाईगुड़ी जाने में। तो हम लोग 20 तारीख को सवेरे में चले गए और वहाँ से हमारे मित्र श्री दिलीप कुमार जी वो पटना आ गए। दिन में ट्रेन पकड़ के दिन में ट्रेन थी उनको 1 बजे के आसपास। वो रात में पटना पहुँच गए और हमारा अगला कार्यक्रम भूटान का था। भूटान से हमारा ग्रुप भूटान के लिए हमारा ग्रुप 11 सदस्यों का था और वहाँ पर हम लोग सिलीगुड़ी में जो है हम लोग सभी लोग इकट्ठा हुए और वहाँ से हम लोग इनोवा गाड़ी से 2 इनोवा गाड़ी से भूटान के लिए प्रस्थान कर गए। और रात को हम लोग माने करीब 4 घंटा लगता है जयगांव जाने के लिए। वो भारत के एरिया में वो बॉर्डर पड़ता है और दूसरे तरफ ये फुनसोलिंग भूटान का क्षेत्र है। तो हम लोग रात में करीबन 7-8 बजे पहुँचे। तो उस तरफ भूटान पहुंचकर हम लोग के लिए सारा ये जो पासपोर्ट का या वोटर आईडी 2 ही चीज़ का ये रहता है, उसको वैलिडिटी रहता है। चाहे पासपोर्ट से जाइए या वोटर आईडी, आधार नहीं चलता। इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी भूटान जाना हो तो इन 2 चीज़ों में से एक चीज़ अवश्य होना चाहिए। तो हम लोग उस क्षेत्र में इमिग्रेशन होने के बाद जो है भूटान के क्षेत्र में चल गया फुनसोलिंग में। वहाँ पर टूर एंड ट्रेवल वाले लोग भी थे, हालांकि वो सिलीगुड़ी से ही हम लोग को सब व्यवस्था था उनका। फिर उस क्षेत्र में जाने के बाद भूटान के क्षेत्र में फुनसोलिंग में हम लोग जब पार किए तो वहाँ पर फिर हम लोग सब इकट्ठा हो गए और वो गाड़ी में बैठकर हम लोग थिम्पू के लिए रवाना हो गए। थिम्पू भी फुनसोलिंग से 5 घंटे का जर्नी था। तो रात भर करीबन हम लोग सवारी हुआ, बीच में एक जगह होटल में खाना खाए और वहाँ से हम लोग थिम्पू के लिए रवाना हो गए। अगला एपिसोड हम भूटान के संबंध में बातचीत करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। एक बार आप लोग से फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा चैनल का नाम है पंकज सिंह ट्रैवल्स पटना। और धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।